नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो आदाब। मेरा नाम है शुभ मिर्ज़ापुरिया और आप सुन रहे हैं द सोशल इंटरकोर्स, क्योंकि ये बातें हैं दिल की दिल से। और आज हमारे शो में आई है अरुंधति, जो अपनी बातें रखेंगी कुछ दमदार तरीके से, और ऐसी बातें रखेंगी जो कि वो कर रही हैं इस समाज में रह के उन बच्चों के लिए जो गरीब होते हैं और जिनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। तो आइए उनका स्वागत करते हैं मेरे शो में, जिसका नाम है द सोशल इंटरकोर्स। बहुत बहुत स्वागत है अरुंधति तुम्हारा मेरे शो में द सोशल इंटरकोर्स में। और थैंक यू। वेलकम। और बहुत दिनों से तुम्हें चाह रहा था कि तुम आओ और हमारे शो में आओ और अपनी बात रखो, क्योंकि जी। यू आर ऑलवेज बिहाइंड द ट्रुथ, कि जो भी ट्रुथ है उसको निकालो एंड हाँ। उसको अपने रखो, बिना कुछ डरे, बिना कुछ कहे। एंड यू आर वन, और तुम उन आम आदमी की आवाज़ हो, हमेशा रखती हो जो तुम्हें बुरा लगता है, तुम अच्छे से रखती हो। तुम किसी एक एनजीओ में भी जुड़ी हुई हो जिसमें काम हाँ। कर रही हो लोगों के साथ, और लोगों के लिए भी काम कर रही हो इनफैक्ट। और तुम कुछ अपने बारे में बताओ बिफोर आई स्टार्ट माई शो। ओके, मेरा नाम अरुंधति है एंड मेरा जो ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड हाँ, एंड करंटली जैसे आपने बताया मैं एक एनजीओ मेक अ डिफरेंस में बेसिकली काम कर रही हूँ। ओके एंड और या दैट्स इट। ओके, कूल। अरुंधति, मुझे ये बताओ कि जैसे तुम एनजीओ में काम कर रही हो, हाँ जी। एंड इट्स लाइक टू बी लाइक एक सोशल संस्था में काम करना तुम्हारे लिए कितना चैलेंजिंग होता है? लाइक बिफोर आई वांट टू स्टार्ट माय प्रॉपरली माय शो, आई वांट या पीपल टू नो अबाउट यू। तो क्योंकि तुम एक ऐसी रही हो हमेशा अपनी लाइफ में, जो हमेशा काम करने के लिए, दूसरों के लिए काम करने के लिए सोचते हैं, तो जी। तुमने ये एनजीओ कैसे एकदम से ज्वाइन किया? एंड एकदम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद तुम उस टाइम भी कहीं ना कहीं करती आ रही थी, वॉलंटियर हाँ। करती थी, तो लाइक ये कैसे ख्याल आया कि तुम्हें ये इस तरीके का मतलब काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए? ओके, बेसिकली लाइक मैं हमेशा से कंपैशनेट रही हूँ लोगों के लिए। और मेरा आई थिंक इनबिल्ट नेचर ही है कि आई एम वेरी केयरिंग बाय नेचर। तो वो तो मतलब पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, थैंकफुली आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं उस एक फैमिली से हूँ जो जो स्टार्टिंग से मेरे एजुकेशन को लेके या मेरी जो भी ज़रूरतें, ड्रीम्स को लेके हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। एंड मुझे कभी किसी की, जी हाँ, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, थैंकफुली। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मतलब मुझे लगा कि अगर मुझे सब कुछ मिला है तो मैं उनकी हेल्प करूँ जिनको अनफॉर्चुनेटली इतने सुविधाएं नहीं हैं। तो मैंने पहले भी 2-3 एनजीओ में काम करा है। इससे पहले मैं एक एनजीओ में काम करती थी जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को, वहाँ पे भी मैं पढ़ाती थी एंड बेसिकली उनको इंडियन आर्मी के लिए हम लोग ट्रेन कर रहे थे। तो हाँ, तो मैं मिडिल स्कूल के क्लासेस पढ़ाती थी। एंड करंटली मैं जिस एनजीओ में हूँ ये 23 सिटीज़ में है इंडिया में। काफ़ी बड़े स्केल पे हम काम करते हैं। एंड यहाँ बेसिकली हम जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके फैमिलीज उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं या जो मतलब अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको हम एक शेल्टर होम में रखते हैं। एंड बेसिकली उनका स्टार्टिंग से लेके क्लास नर्सरी से लेके जब तक जॉब नहीं लग जाती, लाइक हम लोग सिर्फ 18 के बाद छोड़ नहीं देते हैं। हम कॉलेज में भी उनके साथ रहते हैं थ्रू आउट कॉलेज, देन जॉब में भी वी हेल्प देम, प्रिपेयर देम। तो बेसिकली हम इंडिविजुअल्स को बच्चों से बड़ा करते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है यार, क्योंकि तुम ऐसे बच्चों के काम कर रही है। बच्चे मतलब किस टाइप के बच्चे हैं? लाइक तुम बेसिकली कुछ कुछ ऑर्फन्स भी हैं, कुछ ओके, कुछ मिक्स है। हाँ, जो मिक्स है। हाँ। जो एजुकेशन, जैसे कुछ एजुकेशन नहीं ग्रैब कर पाते हैं गरीबी के कारण या कोई भी रीजन हो, हाँ। और ऑर्फन्स को भी तुम लेती हो। हाँ। हाँ। बहुत ही खूबसूरत काम है अरुंधति, और ये बहुत ही थैंक यू। चैलेंजिंग भी काम है, क्योंकि बच्चों हाँ। को एक तरीके से तुम ग्रूम कर रही हो उनके एजुकेशन लेवल पे, और फिर उनकी जॉब तक तुम लोग जा रहे हो, तो बहुत अच्छी हाँ, बात है। मतलब हमारा लाइक मोटिव सिर्फ एजुकेशन नहीं होता है। लाइक हम लोग ऑल राउंड उनको लाइक उनके पास ऑब्वियसली, क्योंकि हम वो शेल्टर होम में रहते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनके पास और कोई होता नहीं है। तो वो हम ही को अपना घर वाले मानते हैं, दे शेयर एवरीथिंग विद अस। हाँ,
तो इट्स लाइक कि हम सिर्फ जैसे होते हैं ना, कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो जाके सिर्फ क्लास में पढ़ा के सबमिट कर दो, ये होमवर्क कर दो, आ जाते हैं। तो हम वैसे नहीं, हम जाके उनके साथ घुलते मिलते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सब सही है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग। तो लाइक we try to create an atmosphere around them कि they can share everything with us। तो बहुत ही बढ़िया काम है यार। और जिस तरीके से तुम इस चीज में लगी हो, आई होप लोगों को भी पता चले इसके बारे में, इस काम के बारे में, और जुड़े तुम्हारे साथ। मैंने इस बारे में ये डिस्कशन इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए कि आप जब आप इन सब संस्था से जुड़ते हो तो आप एक बहुत बड़ा एक तरीके से सोसाइटी को हेल्प करते हो। आप जरूरी नहीं है कि आप सोसाइटी को पैसे से या कहीं और तरीके से आप हेल्प करो। आप अपने स्किल से, अपने नॉलेज, जैसे अरुंधति के पास नॉलेज है, उसने अपनी नॉलेज से इस चीज को रखा, उन बच्चों के लिए रखा जो आगे चल के कुछ इंडिया के लिए काम कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। तो अरुंधति, मैं आगे बढ़ता हूँ और अपना शो एक प्रॉपर ढंग से बढ़ाता हूँ, जिसपे ये मुहिम है मेरे शो की, और मैं शो के बारे में तुमको बताना चाहता हूँ। तो मेरा ये जो शो है ये बेसिकली उस क्राइटेरिया पे है, उस चीज पे है, उस सब्जेक्ट पे है कि हम जैसे आम लोग हैं, जैसे तुम हो, तुम्हारे कितने लोग हैं, हम सब जो आम लोग हैं उनकी बातें कोई नहीं सुनता है। क्योंकि जब हमें कुछ बोलना रहता है इस सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम के बारे में, या कोई ऐसी चीज जो इस सोसाइटी में रह के हमको बुरी लगती है, तो हमें बहुत ज्यादा, जब वो हम देखते हैं, परखते हैं, हम उस सोसाइटी के आसपास रहते हैं, हम लोग चुप रहते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो चुप्पी हमें अंदर से तोड़ती है, हमें घबराहट होती है कि अगर ये चुप्पी हम नहीं तोड़ेंगे तो ये हमको अंदर दिखा जाएगा, क्योंकि हमें बुरा लग रहा है वो चीज। तो ये सोशल इंटरकोर्स एक मुहिम है कि इसमें उन आम लोगों की बातें लेके आए हम, जो कि अपनी बातें कहना चाहते हैं, दृढ़ निश्चय से रखना चाहते हैं, निडर होकर रखना चाहते हैं, और अपनी बात इस तरीके से रखना चाहते हैं कि वो करोड़ों लोगों की आवाज बने। तो अरुंधति, मैं तुम्हारा फिर से एक बार स्वागत करता हूँ द सोशल इंटरकोर्स में। थैंक यू। एंड मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है अरुंधति को लगती है वो बुरी, और उसे ये लगता है कि यार ये जो चीज हो रही है ना, ये गलत हो रही है, और इस पर अगर पर्दा डालते रहेंगे तो ये हमारे इंडिया को खोखला बना देगी। Thank you so much for having me. हाँ, बेसिकली जो जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम है। बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत लोग बोलते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बट आई वॉन्ट टू से कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन एक इंसान की लाइफ में। एंड आई वॉन्ट टू से कि लाइक एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आई एम नॉट गोइंग टू अटैक इट एंड से कि इट्स पैथेटिक एंड वी शुड चेंज एवरीथिंग अबाउट इट। नो, मतलब हम सब जो यहाँ हैं वो एजुकेशन सिस्टम का ही से ही निकल के आए हैं, एंड वी टर्न्ड आउट जस्ट फाइन। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो टाइम के साथ चेंज एंड इवॉल्व होनी चाहिए इन द एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एंड उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तो अरुंधति, मुझे एक बात बताओ कि एजुकेशन सिस्टम से हम लोग होते हुए आए हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, करते आए हैं, और हम उस चीज को देखते आए हैं, परखते आए हैं। हमें भी कई चीजें बुरी लग जाती है एजुकेशन सिस्टम जो हमारा भारत का रहा है, जो कल्चर रहा है एजुकेशन का। तो इसमें तुम्हें ऐसा कौन सा छेद नजर आता है जो कि तुम्हें लगता है कि इस चीज को भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो आगे कभी हमारे आगे के जो फ्यूचर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसे मतलब कई सारे रीजन होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के इस पे अपनी बातें रखो। हाँ, बेसिकली जैसे आपने कहा काफी सारे रीजंस हैं इस चीज में, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलूँ, लाइक ऑप्शंस की बात है कि मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूंगी कि जब मैं क्लास 10th में थी, लाइक आई हैव बीन अ स्टूडियो स्टूडेंट, है ना। तो लाइक मेरे क्लास 10th में मतलब थैंकफुली अच्छे नंबर आए थे, एंड बट क्योंकि मेरे को साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि आई टेक ह्यूमैनिटीज, बिकॉज मुझे ह्यूमैनिटीज में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का लाइक जो मेंटालिटी है, आई एम सो सॉरी टू से,
बट वो बहुत खराब है नहीं लिटरली। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है यहाँ नो जैसे आई तुम डोंट वांट अपनी टू ऑफेंड एवरीवन, नो नो इट्स नॉट ऑफेंडिंग, ये मुहिम है निडर होके रखने की। तुम अपनी बात रखी जो तुम्हें बुरी लगी है ना, ये हाँ जो बात रख रही हो ना, ये बहुत अच्छी चीज है। तो डोंट बी सॉरी, इसमें कोई बात नहीं गलत है। तुम्हें अपनी बात रखनी है और तुम रख रही हो, और हाँ मुझे लगता है इस चीज में दर्शक भी सपोर्ट करेंगे, तो तुम अपनी बातें रखो, कोई सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। तो हाँ, तो मैं बस ये कही थी लाइक मेरे सो व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक ह्यूमैनिटीज, स्टार्टिंग में मेरे लाइक लोगों का ऐसा होता है ना कि नहीं साइंस नहीं ले रही है, पढ़ाई में अच्छी है तब भी साइंस नहीं ले रही है, एंड ह्यूमैनिटीज से क्या होता है आगे चल के एंड एवरीथिंग। तो मतलब एक स्टूडेंट के लिए काफी ड्रॉबैक होता है कि भाई मतलब आई वांट टू परस्यू समथिंग एंड पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी, लाइक पीपल इन द सेंस मेरी फैमिली सपोर्टिंग थी, थैंकफुली मेरे मॉम डैड सपोर्टिंग थे, बट इंडिया लाइक वी नो वी लिव एज अ सोसाइटी, तो लोग क्या कहते हैं मैटर्स, व्हिच इज वेरी बैड, बट बहुत खराब है, ये तो मैं भी हाँ मानता हूँ। एग्जैक्टली। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर सेकेंडली इवन दो मुझे साइंस नहीं लेनी थी, बट मुझे कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने ह्यूमैनिटीज़ के साथ कंप्यूटर भी लूँ, बट लाइक मेरे स्कूल ने लाइक आई वी डिडंट हैव एन ऑप्शन फॉर ह्यूमैनिटीज विद कंप्यूटर। तो मुझे लगता है कि जब आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि नहीं अगर आप ये स्ट्रीम ले रहे हो तो आपको उस स्ट्रीम के साथ इतने ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे या कुछ सब्जेक्ट्स आप नहीं ले सकते हो, तो एक्चुअली दैट like pulls back the student, because आपको अगर सब्जेक्ट्स की आपको फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई और सब्जेक्ट लेना पड़ा जो जिसमें मेरे को कम इंटरेस्ट था या मेरे को एकदम इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज के साथ कंप्यूटर्स नहीं ले सकती थी। तो ये बात मुझे खलती है कभी कभी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यू नो जस्ट बिकॉज socially you should not have that subject with another stream तो नहीं लो। एंड आई थिंक बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि यू नो उनको अपने पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं चूज कर सकते हैं, एंड बहुत तो स्कूल्स प्रोवाइड भी नहीं करते हैं बहुत सब्जेक्ट्स कि यू नो आई डोंट नो दे डोंट हैव टीचर्स और व्हाटएवर इट इज, एंड मतलब इट्स अ विशियस साइकिल। अब जो आज टीचर है वो एक जमाने में स्टूडेंट होगा एंड उसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि उसको यू नो नहीं मिला होगा उसके चॉइस का सब्जेक्ट, तो बड़े होके जब वो टीचर बना तो मतलब ऐसा है ना कि अब स्कूल ऑप्शन नहीं दे रहा है तो क्या ही करे इंसान, तो टीचर्स भी यू नो जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं साइंस हो गया मैथ्स हो गया ये सब जिनके लिए टीचर्स क्वालिफाइड हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स उनके लिए इतने नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये चीज मुझे काफी बुरी लगी थी। तो जैसे ये जो तुमने बात बोली ये चीज एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था, और मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जब मैं 11th में गया था तो मेरे स्कूल में एक ऑप्शन नहीं था, जैसे कि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे डॉक्टरी के साथ मतलब मुझे मेडिकल ऑप्ट करना था, और मेडिकल के साथ बायो के साथ मुझे ना ही कंप्यूटर चाहिए था ना ही मैथ्स चाहिए था। आई वॉन्ट अ सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे आईसीएसई बोर्ड में होता है हाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, करिकुलम होते हैं, डांस होता है, बहुत सारे आर्ट्स होते हैं। आई हैव इंटरेस्ट ऑन दैट, बट वो सब्जेक्ट्स नहीं थे, ये कह के मुझे कह दिया गया, बोल दिया गया कि हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आई हैव टू ऑप्ट फॉर मैथ्स जिसमें मैं काफी वीक था। एग्जैक्टली तो फिर आपके पूरे उस पे लाइक पूरे परसेंटेज पे असर पड़ सकता है या पूरे आपकी लैंग्वेज पे। एग्जैक्टली। और एक तरीके से बच्चों को एक मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है कि हमें यार लो हमें एक और सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमें आता ही नहीं, पसंद भी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर है, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं कंप्यूटर में भी वीक था, मैं मैथ्स में भी वीक था, तो अगर मैं दोनों में वीक हुआ, मेरे जैसे कई बच्चे उस चीज में वीक है, और अगर स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में वो चीज है ही नहीं, तो ये तो एक तरीके से ये हुआ कि वो होता है ना बकेट ऑफ चॉइस जो है वो है ही नहीं। ट्रू। तो बच्चों को दिक्कत होती है इस चीज में, इसमें माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको भाई पढ़ाना है उसी कॉलेज में जैसे है, क्योंकि स्कूल का भी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आप सडनली 10th करके, मोस्टली क्या करते हैं बच्चे 10th तक पूरा कंप्लीट करते हैं फिर छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी कंटिन्यू करते हैं मोस्टली, क्योंकि एकदम से सडन चेंज करना इट्स नॉट इजी। ट्रू ट्रू। तो एक ये भी रीजन है बच्चों को जबरदस्ती जाने का कि हाँ भाई अब स्कूल नहीं चेंज कर सकते, हम ऐसे दोहराए पे आ गए हैं कि अब हमें 12th करना है एंड देन वी विल फ्री, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट जो मिल रहा है वो ले लो। हाँ खींच खाच के, लेकिन उसका असर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटली
फिजिकली हाँ स्ट्रेस पड़ता है, तीसरी चीज काफी आपके नंबर परसेंटेज से बहुत ज्यादा पड़ता है। एग्जैक्टली। और इंडिया में परसेंटेज सब कुछ होती है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ मतलब सीधी सी बात है, जो आपको दिखता है वो बिकता है, तो वहां पर परसेंटेज दिखती है तो वो बिकती है। तो ये अरुंधति बात है। मुझे एक बात बताओ, जब ये चीज हुआ, ये हम्म, चीज तुम्हारे साथ हुआ, तो उस हाँ चीज को तुमने कैसे दिया भाई? ऑब्वियसली बात है, तुम उस टाइम हाँ ऐसी हो कि तुम देख, लोग कहते हैं कि इतना डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते बच्चे हाँ हाँ आज के कंपैरिजन में। अगर हम आज के जनरेशन करें तो आज के हाँ जनरेशन काफी एडवांस हो गया, तेज हो गया। हमारे हाँ टाइम पे उस टाइम इतना नहीं रहता था। हाँ मोस्टली हमारे डिसीजन में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता था। एग्जैक्टली। तो उस केस में तुम उस चीज को कैसे लेती थी, कैसे लिया तुमने, एंड हाउ वाज द लाइक सपोर्ट ऑफ योर फैमिली? बिकॉज ऑफकोर्स तुमने ये बात बोली होगी कि तुम्हें नहीं हाँ लेना है, हाँ बट वो मेंटल टॉर्चर कि हाँ मुझे ये ही लेना पड़ेगा, मुझे यही करना हाँ पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाऊंगी हाँ क्योंकि मुझे एक और सब्जेक्ट लेके चलना है, ढोना पड़ेगा, जिसको देसी में बोलते हैं। हाँ तो उस चीज को कैसे तुमने डील किया मेंटली, फिजिकली, एंड हाउ वाज द रिलेशन ऑफ योर हाँ पेरेंट्स? बेसिकली मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो इट्स लाइक उनका तो मेरे पास सपोर्ट था ही, बट मतलब लेकिन खुद से मैं बहुत अनसेटिस्फाइड थी। दिस इज लाइक द ओनली थिंग आई कैन से। आई वाज वेरी अनसेटिस्फाइड एंड मुझे एक चीज पढ़नी थी, लाइक मुझे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लेना था, बट आई वाज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी। तो आई वाज एंग्री, आई वाज डिससैटिस्फाइड एंड मेरे को लगता था कि यार दिस इज नॉट फेयर जस्ट बिकॉज अनदर पर्सन इज ऑप्टिंग साइंस एंड ऐसा नहीं था कि आई डेंट हैव द कैलिबर, आई हैड द कैलिबर, बट जस्ट दैट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में। तो मेरा इंटरेस्ट कहीं और था, बट आई वाज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू यू नो चूज दैट। तो ड्रॉबैक तो था ही, काफी बुरा लगा, बट यू नो क्या होता है, आप मतलब यार और कुछ कर ही नहीं सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी हो या कुछ यू नो आप कर सकते हो, तो यू विल थिंक अबाउट इट। बट दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम, कि बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको स्ट्रेस होता है। वो उसके जो एक्चुअली में सब्जेक्ट्स जो स्ट्रांग होते हैं उससे वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, बिकॉज अगर बैक ऑफ हिज माइंड उसे हमेशा ये लगता रहता है कि यार ये सब्जेक्ट एक बच्चा है जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, उसका क्या होगा, उसका क्या, वो टेंशन जो सिर पे बना ही रहता है। तो वो फिर एफिशिएंसी नहीं आ पाती 110% जो एक्चुअली में आ सकती है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो खैर होता ही है। एंड डील मैंने क्या मतलब, डील तो आई डोंट थिंक मैंने अच्छे से किया। आई यूज्ड टू क्राई एंड आई यूज्ड टू यू नो बी स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, बट किसी तरह यू नो घसीट घसीट के करा जैसे सब करते हैं, तो वही था। बट थैंकफुली पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे, तो मेरे को यू नो मोटिवेट करते रहते थे एंड हो जाएगा, कर लोगे, यू विल डू इट। तो दैट वाज द थिंग दैट गॉट मी थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो अरुंधति, ये जो तुमने बात बोली ना, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के साथ हो जाता होगा। वो किसी तरह घसीटे, कई लोग फेल भी हो जाते हैं, उनका 12th में खराब है, कंपार्टमेंट आ जाती है। हाँ, फिर वो पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, बिकॉज आपको कॉलेज नहीं मिलता है फिर, राइट, एंड जॉब नहीं, तो इट्स लाइक बहुत लाइक बड़ा असर होता है। क्योंकि ग्रेजुएशन के जो ग्रेजुएशन जो होती है ना, ग्रेजुएशन का जो कहते हैं बुनियाद होती है, वो आपकी 10th से रखी जाती है, जो हमारे इंडियन एजुकेशन बोलते हैं 10th से रखते हैं, एंड उसके बाद 12th। आप जब भी जाते हो 10th 12th की मार्कशीट देखी जाती है। फिर लाइक मेडिकल में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं मेडिकल में पढ़ा, तो इतना नहीं मानते, इतना ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग एंड अदर, तो उसमें आपको बहुत राइट इतना मैटर नहीं करते हैं, वहाँ पे तो पूरी मार्कशीट बेस्ड ही होता है। एक्चुअली तुम्हारी डीयू में तो ये बहुत मैटर करता है, परसेंटेज। हाँ बहुत। एंड इस समय वैसे अरुंधति, तुम्हारे डीयू में कितना कट ऑफ चल रहा है एग्जाम, मतलब आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टूडेंट है? मैं 99, 98 तक भी बहुत कम पहुंचा। जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे तो 98 भी नहीं पहुंचा, 99 ही पे क्लोज हो गया। 99। तो मैंने दोस्तों अरुंधति को इसलिए ये पूछा कट ऑफ, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, इन 99 पॉइंट जितने परसेंटेज ये जो बनाया है इन्होंने डीयू में भी, या और भी कॉलेजेस होते जो बनाते हैं, तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी बुनियाद गड़बड़ हो जाती है, चाहे वो 12th में, एक बच्चा होता है बहुत ही टैलेंटेड होता है, मेहनत करता है और अपनी पूरी झोंक देता है। एक स्टूडेंट लाइफ इंडिया में कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा मानी जाती है, बहुत ही मेहनती एक स्टूडेंट लाइफ होती है 10th और 12th से लेके। तो
जब इस तरीके की जब सिचुएशन होती है, आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जबरदस्ती का, बच्चा उसको धोता है और उसके चक्कर में अगर कहीं ना कहीं परसेंटेज कट जाती है या कम हो जाती है, तो उसका इफेक्ट आगे क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। जब इस तरीके की जो और भी एजुकेशन सिस्टम जो उनके कट ऑफ होते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि बच्चे इतने परसेंटेज के ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उस केस में जो बच्चा सोचता आ रहा है कि मैं डीयू में पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ, तो उनको कितना इफेक्ट करता होगा। क्योंकि उनको एक सब्जेक्ट ऐसा ढूंढना पड़ गया जो कि उनका फेवरेट नहीं था और वो बकेट ऑफ चॉइस में नहीं था और हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। जबकि आईसीएसई है या सीबीएसई के खुद के गाइडलाइंस है कि ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन आज भी काफी ऐसे स्कूल हैं जो कि ये चीज मनमानी कर रहे हैं। अब बच्चे नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चे उस फील्ड में क्या बोलेंगे जो अभी खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन 18, वो क्या बोलेंगे। एंड कई बच्चे तो होते हैं जो अपने माँ बाप से क्लोज नहीं होते, अरुंधति तो किस्मत वाली जो अपने माँ बाप से क्लोज थी वो बोल पाई, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लोज नहीं होते। वो सोचिए कैसे घुटते अंदर उनको बोला जाता है कि तुम्हारी इतने परसेंटेज आनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। कई के पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं और पेरेंट्स फिर जब कंपेयर करते हैं ना तो लाइक बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चे पे कि तुम्हारे हो गई। देखिए इसमें ना दो चीज मैं मानता हूँ। देखिए मेरा जो एक परस्पेक्टिव अंदर इसलिए है कि कई माँ बाप जो होते हैं ना, हमारे इंडिया में एजुकेशन लेवल को खेल से ज्यादा माना गया है। तो व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट लाइफ ना, तो उन माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं होती, क्योंकि वो बचपन से ही देख लेते हैं कि हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, ब्ला 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 थिंग्स। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि अच्छा अब ना मेरा बच्चा जो है ना सहारा बनेगा, जो देसी भाषा में होता है हम लोग झेलते आ रहे हैं और जैसे तुमने और हमने और कई बच्चों ने झेला है कि माँ बाप यही सोचने लगते हैं। तो उनकी एक आकांक्षा हो जाती है, महत्वाकांक्षा हो जाती है बच्चे से कि हाँ वो ये करेगा। तो वो चीज एक तरीके से बच्चों को तंग करती है। खैर ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, ये इस पे जरूर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और हम अपने एजुकेशन पॉलिसी में आते हैं तो बच्चों के ऊपर जो ये इफेक्ट पड़ता है अरुंधति, तो इसमें तुम एजुकेशन सिस्टम को क्या कहना चाहती हो कि किस तरीके से चेंज होना चाहिए? क्या तुम इसके प्रोज चाहती हो कि ये चीजें डेवलप किया जाए ताकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा इजी हो इन बच्चों के लिए जो जिनके लिए बकेट ऑफ ये रिक्वेस्ट नहीं होती, वो नहीं कर पाते हैं? हाँ, तो बेसिकली आई थिंक इस स्टेज पे जहाँ हम हैं 2021 स्टार्ट होने वाला है, उस यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए एज कम्पेयर टू रोड लर्निंग जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जाते हैं अपनी गाड़ी बनवाने, हम बाइक स्कूटर कुछ बनवाने जाते हैं मैकेनिक के पास, तो 99% जो मैकेनिक होते हैं उनके पास आई डोंट थिंक कि कोई कॉलेज डिग्री होती है या कोई, मोस्टली तो हाई स्कूल पास भी नहीं होते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है। बट वो आपकी पूरी व्हीकल को अंदर से बाहर जानते हैं, वो आधे घंटे में आपको सही करके दे देंगे, ये उनका वो होता है। ऑन द अदर हैंड जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, मैं उनको वो नहीं कह रही कि मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट और एनीथिंग, जस्ट दैट कि उन्होंने पढ़ा होता है, लाइक क्योंकि जिनको इंजीनियरिंग करनी होती है वो तो 11 से ये सब पढ़ रहे होते हैं, 11th 12th पूरी कॉलेज लाइफ। इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप उनको कह दो कि भाई मेरे बाइक में ये कुछ प्रॉब्लम है, स्कूटी में प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक मोस्टली कोई कुछ बता पाएगा, है ना? ऑफ कोर्स, जबकि उन्होंने इतना पढ़ा है इस बारे में। तो आई थिंक कि दिस शोज द हिपोक्रेसी ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि जो हाई स्कूल पास भी नहीं है उसको ज्यादा नॉलेज है as compared, like knowledge, practical knowledge. I am not saying theoretical knowledge. Theoretical तो of course इंजीनियर को 1000 गुना ज्यादा होगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज यार लाइफ में आप जब कॉलेज से निकल जाते हो प्रैक्टिकली आपको जीना होता है। आप अपने हर रोज कोई एग्जाम पेपर नहीं देते हो, आप सुबह उठते हो, आप काम पे जाते हो, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल नाउ आफ्टर कॉलेज। आपकी बुक्स खत्म हो जाती है, थ्योरी खत्म हो जाती है, प्रैक्टिकलिटी स्टार्ट। तो उस समय आई थिंक प्रैक्टिकलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपने कॉलेज में क्या रटा है या क्या पढ़ा है। तो मुझे एक चीज ये लगती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। हमें
रियल, जैसे हम जब किसी बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हमें रियल वर्ल्ड से ज़्यादा रिलेट करके पढ़ाना चाहिए ताकि उनको याद रहे। हम एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं, हम बिकॉज़ सी हम जो पढ़ते हैं वो हम भूल सकते हैं, बट जो हम एक्चुअली करते हैं, जो हम खुद से परफॉर्म करते हैं, वो हम नहीं भूल पाते। फॉर एग्जाम्पल लैब्स में, या जो चीज़ें हम खुद करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी प्रिंसिपल को अगर हम रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो हम ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे और उसकी प्रैक्टिकलिटी भी हमें ज़्यादा पता होगी। तो आई थिंक दैट इज, हाँ, तो एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ आई थिंक जो हमारा सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो बहुत गलत है, बिकॉज अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से मतलब है। जिसके मार्क्स ज़्यादा उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मुझे पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे 11th-12th में। जब कि मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ, तो बेसिकली हमारे सारे एग्जाम्स एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन की तरह होते थे कि जो ज्यादा पेजेस भरेगा उसको टीचर मार्क्स देंगे। और मतलब बेसिकली टीचर्स के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो हर एक लाइन पढ़े जाके। तो बेसिकली वो देखते किसी ने 6 पन्ने लिखे, अच्छा इसको तो काफी नॉलेज हो गई, इसको मार्क्स मिलना चाहिए। ताकि अंदर बकवास लिखा उन्हें कोई मतलब नहीं है। और जो शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर्स देते हैं उनको इतनी, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको इतना टीचर्स मार्क्स कम देते हैं कि इसने कम लिखा है, इसको इतनी नॉलेज नहीं है। तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। नॉलेज मैटर्स मोर देन मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप बच्चे को कितनी नॉलेज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उसने कितने पेजेस लिखे हैं, कितना रट के आया है। बिकॉज यार एक रात पहले रट के तो कोई भी सुबह जाके एग्जाम लिख सकता है, नॉट अ बिग डील। एंड और एग्जाम्स में फॉर एग्जाम्पल एक थ्योरी है, तो उसके लिए सवाल ऐसे आते हैं कि व्हाट इज द थ्योरी, 10 मार्क्स। आपने रट में थ्योरी लिख दी, आपको 10 मार्क्स मिल गए। बट आई थिंक अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा ना कि ये थ्योरी को आप अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो उस थ्योरी को लेके आप क्या बना सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। उसको लगेगा नहीं, अगर मैंने सिर्फ रट के लिख दिया तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ और सोचना है, मुझे रिलेट करना है उसे आज की दुनिया से, अपनी रियल लाइफ से। तो वो भी सोचेगा, दैट इज व्हाट दिमाग चलेगा। तो I think that is much more important than just rote learning and just vomiting it on the paper. तो हाँ, तो मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ। जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक एजुकेशन सिस्टम पे कुछ चेंजेस लाए थे हमारे इंडिया पे। और उनके मतलब मैं एक ऐसे से मैं बात बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एम्फेसिस किया था कि मदर टंग को एक थोड़ा फोकस किया जाए टिल क्लास 5th, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा उन्होंने किया था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिलो क्लास 2 से ही वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ एक्टिविटी, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे अभी तुमने बात बोली है कि जो हम देखते हैं, जो हम खुद से करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और जनरल एक्टिविटी करेंगे, जनरल एक्टिविटी इन द सेंस कुछ भी ऐसी चीज जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, वो करना चाहते हैं, जो कि हमारे स्कूलों में नहीं ध्यान दिया जाता है। हाँ, जैसे एक 3D मॉडल्स यूज कर सकते हैं हम, प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं, एजुकेशनल टूर्स पे जा सकते हैं जहाँ बच्चे खुद देखें, म्यूजियम पे जा सकते हैं, साइंस फेयर पे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक उससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा बच्चे का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड वो फन होगा, लर्निंग विल बी फन एंड नॉट बोरिंग। तो दैट गोज अ लॉन्ग वे। ओके, एंड जो तुमने जैसे बात बोली ना, इसमें मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे टाइम पे हमें कंप्यूटर से जब वार्तालाप हमारा कंप्यूटर से जब हुआ था, तो वो आई थिंक सो क्लास 6th या 7th में हुआ था। और आज के बच्चों को लैब्स में बड़ा ही एक्साइटमेंट होता है कि हम जाएंगे वो। तो और जो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्लास 2 से 3 से कंप्यूटर उनका, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको डाल दिए गए इस चीज में कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी की वजह से घर पे आईपैड, फोन सब यूज करने लगते हैं बच्चे छोटे एज में से। और वो उसका भी कहीं ना कहीं प्रोज भी कॉन्स भी है, एंड दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड थर्ड चीज में ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जो तुमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात बोली है, तो ये सब ये बच्चों को सिखाने लग गए हैं बहुत ही कम एज में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जब हमारे टाइम में बहुत लेट सिखाया गया था। ओके, एंड जो एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट चीज की जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन क्लासेस 3 to 5।
तो मतलब फोकस ये करा जा रहा है कि जो नर्सरी और प्री नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक कुछ ऐसे जनरल एक्टिविटीज पे फोकस किया जा रहा है बच्चों के, ताकि ब्रेन डेवलप हो। एंड सब्जेक्ट्स इतना नहीं फोकस किया जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो हम बचपन से सीखते हैं जनरल चीजें, जो एक्टिविटीज होती है, उससे बहुत ज्यादा हमारा ब्रेन का विकास होता है और इंटरेस्ट भी आता है। जो मेरा मानना है कि इन्होंने जो इंट्रोडक्शन किया है, इन्होंने जो चौथी चीज जो की है वो कोडिंग एंड इंटर्नशिप क्लासेस इन क्लास 6, जो कि अनुदति जो तुमने बात बोली थी कि इंटर्नशिप यानी कि हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। एंड इन्होंने कोडिंग डाला है एंड इंटर्नशिप नॉलेज डाली है कि बच्चों में होनी चाहिए, जो कि क्लास 6 से इंक्लूड हो जाएगी। और मैं इस चीज का मैं अपने दर्शकों को एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर ने, जो कि एक आईटी सेक्टर में काम करती हैं, बहुत ही रेप्यूटेड आईटी सेक्टर में, एंड उन्होंने कोडिंग सीखने के लिए बाहर जाके पैसे दिए हैं, और उनको मतलब उनको बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि हमारे में उस टाइम, आज से करीबन 15 साल पहले की बात है, कोडिंग सीखने के लिए, जावा है, ये सब चीज़ें सीखने के लिए, C++ सीखने के लिए उनको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी। और ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने कोडिंग और इंटर्नशिप के लिए फोकस किया क्लास 6 से, जो कि बहुत ही जल्दी है और बहुत ही बेस्ट टाइम है एक बच्चों के लिए। और इंटर्नशिप तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बस ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएं तब बात है। हाँ, और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो वही बात है, पेपर में सब चीज रह जाता है एंड कुछ नहीं होता। तो हाँ, और जो लास्ट का ये चीज जो एक डाला था कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लासेस 9 to 12, जो कि अनुदति तुम्हारा मेन टॉपिक था। तो कहीं ना कहीं अनुदति, यहाँ पे अनुदति जैसे लोगों की बातें सुनी गई है, एंड कुछ नए रूल्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी डाले गए हैं, जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उस हिसाब से क्राइटेरिया बना दिया गया कि इस स्टेज में अगर आप छोड़ते हैं कॉलेज तो आपको ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने तो इस तरीके का एक पॉजिटिव स्टेप्स लिया गया है। एंड आई एम ग्लैड कि अनुदति इस तरीके से जो बातें इन्होंने रखी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा आगे चल के। एंड अनुदति, मैं लास्ट कमेंट तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों से तुम क्या कहना चाहती हो जिनको अभी भी ये दिक्कत होती है, वो अपनी बातें कैसे रखें? तुम्हें ये बात कहने का मौका मिला और तुमने ये चीज खुद झेला है, तो तुम रख पा रही हो। और उन बच्चों को क्या कहना चाहती हो जो 18 नहीं होते? ऑब्वियसली बात है, जब तक हम 10th 12th कंप्लीट नहीं करते, एंड उस टाइम वो अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, उनको क्या तुम कहना चाहोगे क्लास मैसेज के रूप में? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब उस चीज से गुजरे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल देम कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू व्हाट यू वांट। अभी सोसाइटी एग्री नहीं कर रही है मे बी, बट आगे चल के व्हेन दे सी कि यू हैव सक्सीडेड सो मच, लिटरली उस समय कुछ मैटर नहीं करेगा। उस समय तब वही मैटर करेगा कि आप आप इतना आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपने खुद में जो बिलीव था, जो फेथ था, फिर वही मैटर करेगा। एंड आई वांट टू टेल देम कि डू नॉट गिव अप, एंड नो मैटर हाउ एवरीथिंग सीम्स, उस समय आगे चल के एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स तुमने अनुदति उन लोगों के लिए बोले, और जब मैं ये सोचता भी और ये मानूंगा कि ये जो तुम्हारे वर्ड्स हैं ये आगे चल के लोग जो सुनेंगे उनको हौसला देंगे। एंड आपको लगता है कि अगर आपके स्कूल के सिस्टम में उस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही है, आपके यूनिवर्सिटी में उस तरीके की गाइडलाइंस नहीं फॉलो की जा रही है, तो आप इस चीज की कंप्लेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू दिया दे। उनके ट्विटर अकाउंट है, वो खुद बोलते हैं कि आपको जो दिक्कत है आप बोले, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि देखिए अगर आप चुप रहेंगे तो इस चीज में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, सोसाइटी में छेद होगा, और उस छेद को बंद करने के लिए आपको ही मुहिम उठानी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज याद रखिए कि हम इंडियंस कंसिस्ट ऑफ यंग जनरेशन, जो यूथ है, यूथ के लिए जाना जाता है आज का भारत, उभरता हुआ भारत। और हमारे जो यंग स्टूडेंट हैं, आपको याद रखना चाहिए कि आपके एक डिसीजन से ही आगे उन्नति होगी, और वो उन्नति आपके भारत को आगे बोलेगी और आगे बढ़ाएगी। तो इसी बातों के साथ हम अपना ये शो अंत करते हैं। एंड अनुदति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू माय शो। एंड तुमने अपनी बात कही, अच्छे से दिल से कही, खुल के कही, और आई होप कि और सारी अनुदति और सारे लोग निकल के बाहर आए और अपनी बातें रखें,
ताकि इस सिस्टम में, इस सोसाइटी में जो गलत हो रहा है वो रोका जा सके। रोका नहीं जा सके तो उसके बारे में लोगों को समझ में आए, और दूरियां जो है इस चीज के, एक एजुकेशन सिस्टम का जो हो रहा है हमारे स्कूलों में, वो दूरियां मिटे। एंड स्कूल से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई स्कूल का अगर आप सुनेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बकेट ऑफ चॉइसेस दीजिए बच्चों को, और नहीं देंगे तो ये आपका ही लॉस है, क्योंकि वो बच्चे कल को आपके स्कूल से लिख लेंगे और वो यही बोलेंगे कि मेरे स्कूल में ये चीज नहीं थी। तो इस बातों के साथ मैं अलविदा करना चाहता हूँ। एंड बहुत बहुत थैंक यू अरुंधति। एंड आई होप तुम अपने एनजीओ में इस तरीके से आगे बच्चों को पढ़ाती रहो, बच्चों के लिए काम करती रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।